नमस्कार। आज हम वेब पेज के हिस्सों को मतलब एलिमेंट्स को कोड में पहचानने के तरीकों पर बात करेंगे। हाँ, और साथ ही ये भी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कैसे बेहतर तरीके से संभाला जाए। बिल्कुल। हमारे पास अमोल उगाजरे के CSS सिलेक्टर्स और JUnit टेस्ट NG सेशन से कुछ बढ़िया जानकारी है। हाँ, उस सेशन में स्वेच्छा के पूर्णिमा शर्मा, अनिरुद्ध गवाटे, RC फातिमा और विशाल मिश्रा भी थे। काफी अच्छी चर्चा हुई थी। हाँ, तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि कोड से वेबसाइट के एलिमेंट्स कैसे पकड़े और JUnit टेस्ट NG जैसे टूल्स क्यों जरूरी हैं, खासकर जब बहुत सारे टेस्ट हों। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां अक्सर लोग अटकते हैं। अमोल और पूर्णिमा ने भी बताया था कि अगर एक ही मेन फंक्शन में सारे टेस्ट लिख दें तो क्या दिक्कत होती है। हाँ, मतलब एक टेस्ट फेल हुआ तो बाकी रुक जाते हैं। बिल्कुल। और कोड भी समझने में मुश्किल हो जाता है। कौन सा टेस्ट क्या कर रहा है पता लगाना कठिन, और किसी एक टेस्ट को बंद करना हो या मान लीजिए नतीजों को देखना हो, वो भी बड़ा मुश्किल काम। यहीं पर फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस होती है। लेकिन उससे पहले एलिमेंट्स पकड़ने की बात करते हैं। CSS सिलेक्टर्स। हाँ, CSS सिलेक्टर्स। ये एलिमेंट्स ढूंढने का एक तरीका है, जैसे XPath होता है ना? सही। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप पेज पर किसी खास बटन या टेक्स्ट फील्ड को ढूंढ रहे हैं, CSS सिलेक्टर उसमें मदद करते हैं। तो इसके तरीके क्या हैं? जैसे ID से टैग नेम, हैशटैग, ID वैल्यू करके। हाँ, और अगर ID बिल्कुल यूनिक है तो टैग नेम की भी जरूरत नहीं, सीधा हैशटैग ID वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, और क्लास से वो टैग नेम डॉट क्लास वैल्यू वाला। हाँ, और जैसा स्वेच्छा ने पॉइंट आउट किया था, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा क्लास भी हो सकती हैं, तो आप .class1, .class2 ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर ID या क्लास न हो तो कोई दूसरा एट्रीब्यूट, जैसे टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स वैल्यू। बिल्कुल। और अगर वैल्यू में स्पेस है तो सिंगल कोट्स लगाना मत भूलिएगा। टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू सम वैल्यू, ऐसे। ठीक है। और ये तरीके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि काफी फ्लेक्सिबल भी हैं। XPath से ज्यादा पढ़ने में आसान लगते हैं कई बार। और तेज भी होते हैं शायद। हाँ, कुछ ब्राउजर पर XPath से तेज हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप अधूरे एट्रीब्यूट से भी ढूंढ सकते हैं। अधूरे मतलब? जैसे आपको पता है कि वैल्यू सबमिट से शुरू होती है, तो आप टैग नेम एट्रीब्यूट सबमिट यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ये मतलब स्टार्ट्स विथ। हाँ, और डॉलर मतलब एंड्स विद और इनटू मतलब कंटेन्स। पूर्णिमा और अनिरुद्ध ने इसके अच्छे उदाहरण दिए थे। मुश्किल एलिमेंट्स भी पकड़ में आ जाते हैं इनसे। बढ़िया। तो ये तो हुई एलिमेंट्स ढूंढने की बात। अब वापस उस मेन मेथड वाली दिक्कत पर आते हैं। हाँ, जिसका हल JUnit जैसे फ्रेमवर्क देते हैं। बिल्कुल। अमोल ने JUnit का जिक्र किया था। ये एक एनोटेशन आधारित फ्रेमवर्क है, मतलब बस मेथड के ऊपर @test लिख दो। और रोहित अलग इंडिपेंडेंट टेस्ट कीज बन गया। आप वैलिड लॉगिन का टेस्ट अलग चला सकते हैं, इनवैलिड का अलग। एक फेल हो तो दूसरा नहीं रुकेगा। यही तो चाहिए था, कोड साफ, टेस्ट अलग अलग। हाँ, यही फ्रेमवर्क की खूबी है। ये सिर्फ कोड चलाने का तरीका नहीं, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करने का एक ढांचा है। और आशी फातिमा का एक सवाल था कि JUnit में टेस्ट पास कब माना जाता है? अच्छा सवाल है। अमोल ने सही बताया था कि जब तक कोई एरर मतलब एक्सेप्शन ना आए या आपने खुद से कोई असर्ट लगा के शर्त ना दी हो, JUnit इसे पास ही मानता है। तो मतलब हरा निशान देखकर खुश नहीं होना है, ये भी देखना है कि टेस्ट ने वाकई कुछ चेक किया या नहीं। बिल्कुल, असर्शन लगाना बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट बिना कुछ वेरीफाई किए ही पास हो जाएगा। ठीक है। JUnit में और भी एनोटेशंस है ना, जैसे @before और @after। हाँ, ये हर @test मेथड से ठीक पहले और ठीक बाद में चलते हैं। जैसे हर टेस्ट के लिए नया ब्राउजर खोलना और बंद करना। अच्छा, हर टेस्ट के लिए अलग से? हाँ, @before और @after हर टेस्ट के लिए चलते हैं। और वो @before क्लास और @after क्लास वो क्या है? वो पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक बार चलते हैं। @before क्लास सबसे पहले, सारे टेस्ट शुरू होने से भी पहले, और @after क्लास सबके आखिर में। लेकिन इनके मेथड और वेरिएबल स्टैटिक होने चाहिए, है ना, JUnit में? हाँ, JUnit में ये जरूरी है। स्टैटिक मतलब वो क्लास लेवल पर होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट से जुड़े नहीं। इसका फायदा ये है कि सारे टेस्ट एक ही ब्राउजर इंस्टेंस में चला सकते हैं अगर चाहें तो। इससे टाइम बच सकता है। बिल्कुल, खासकर जब सेटअप कॉस्ट ज्यादा हो, जैसे डेटाबेस कनेक्शन बनाना। वो एक बार @before क्लास में बना लिया और सारे टेस्ट उसे यूज कर सकते हैं। ये तो काफी काम की चीजें हैं। तो JUnit तो हो गया। अमोल ने TestNG का भी नाम लिया था। हाँ, TestNG भी एक पॉपुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। उसे प्रोजेक्ट में ऐड करते वक्त कभी-कभी कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जैसे JCommander या SLF4J की जरूरत पड़ सकती है।
अच्छा, वो नो क्लास डेफ फाउंड एरर आता है कभी-कभी, शायद इसीलिए। हो सकता है। हाँ, टेस्ट-एनजी और JUnit में काफ़ी समानताएं हैं, जैसे दोनों @test एनोटेशंस यूज करते हैं। लेकिन फर्क क्या है फिर? मुख्य फर्क एनोटेशंस में है। JUnit का @before और @after, टेस्ट-एनजी में @before मेथड और @after मेथड बन जाते हैं। मेथड, अच्छा। हाँ, और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि टेस्ट-एनजी में @before क्लास, @after क्लास वाले मेथड का स्टैटिक होना जरूरी नहीं है। अरे, ये तो सहूलियत है। हाँ, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। टेस्ट-एनजी में ग्रुपिंग, पैरामीटर पासिंग जैसे कुछ और एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। यहीं पर पूर्णिमा शर्मा ने पूछा था कि क्या हम JUnit या टेस्ट-एनजी को फ्रेमवर्क कह सकते हैं? और अमोल का जवाब सही था। हाँ, कह सकते हैं। ये छोटे लेवल पर चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ इनका नाम लेना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट में टेस्टिंग को कैसे स्ट्रक्चर किया, आपने कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया, जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यानी POM। POM मतलब हर पेज के लिए एक अलग क्लास बनाना जिसमें उसके एलिमेंट्स और एक्शन हो। हाँ, ताकि आपका टेस्ट कोड साफ रहे और अगर UI में कुछ बदले तो एक ही जगह चेंज करना पड़े। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ गई। अच्छा, और विशाल मिश्रा का सवाल था कि क्या JUnit और टेस्ट-एनजी को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? अमोल ने सही सलाह दी थी। आमतौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब टेक्निकली शायद हो जाए, पर इससे कंफ्यूजन और दिक्कतें ही बढ़ेंगी। एक चुनें और उसी पर टिके रहें। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि CSS सिलेक्टर्स कितने फ्लेक्सिबल तरीके देते हैं एलिमेंट्स ढूंढने के। हाँ, ID, क्लास, एट्रीब्यूट और वो स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ वाले तरीके भी। और JUnit, टेस्ट-एनजी जैसे फ्रेमवर्क्स टेस्टिंग को एकदम सिस्टमैटिक बना देते हैं। वो मेन मेथड वाली सारी परेशानियां खत्म। बिल्कुल। सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने से आगे बढ़कर इन फ्रेमवर्क्स को अपनाना ऑटोमेटेड टेस्टिंग को ज़्यादा भरोसेमंद और मेंटेनेबल बनाता है। ये सिर्फ कोड चलाना नहीं है, ये एक प्रोसेस बनाना है। सही कहा। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या हम इन टेस्टिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल सिर्फ पास या फेल बताने के अलावा टेस्ट रन के दौरान परफॉर्मेंस डेटा या दूसरी मैट्रिक्स जमा करने के लिए भी कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।